हेलो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की किताब मंजरी का पाठ 6 शाप मुक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पाठ को पढ़ रही हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस पाठ के शाप मुक्ति पाठ के लेखक हैं रमेश उपाध्याय जी। ठीक है, इसमें लेखक ने बताया है कि लेखक अपनी बूढ़ी दादी का इलाज कराने के लिए दिल्ली शहर के एक बहुत प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक किसको कहते हैं? आंखों के डॉक्टर को। नेत्र चिकित्सक के पास, जो उनका नाम था डॉक्टर प्रभात, तो वो अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने के लिए दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर प्रभात के पास गए। उनकी दादी की आंखें इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, मतलब उनकी देखने की क्षमता जो थी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उनको सहारा दे करके लेके जाना पड़ता था। ठीक है, तो जब लेखक अपनी दादी को ले करके डॉक्टर के कमरे में पहुँचे, तब डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया और कहा कि आओ आओ अम्मा, क्या तकलीफ है? दादी ने कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर तो हो ही जाती है। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि पर अम्मा, मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर जी ने हंसते हुए कहा। तब लेखक की दादी जो थी वो भी बहुत ही विनोदी स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी आंखों का इलाज करो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान ही करेंगे। तब डॉक्टर साहब भी हंस पड़े और दादी से बातें करते करते उन्होंने उनका इलाज करना भी शुरू कर दिया। इलाज मतलब जांच शुरू कर दी। बहुत सारे उपकरण और यंत्रों से, अगर कभी आप अपनी दादी या अपने बाबा यानी कि दादा, जिनको ग्रैंडफादर कहते हैं, उनके अगर आंखों को दिखाने के लिए कभी गए होंगे हॉस्पिटल में, तब आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनसे आंखों की पहले जांच होती है कि क्या तकलीफ है आंखों में, उसके बाद ही डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। ठीक है, तब लेखक ने बताया कि जिस समय डॉक्टर प्रभात उनकी दादी की आंखों का परीक्षण कर रहे थे, उस समय लेखक चुपचाप बैठ के डॉक्टर प्रभात को देख रहे थे। तो वो उनकी हंसी, डॉक्टर साहब की हंसी, कुछ बोलना उनको कुछ जाना पहचाना सा लगा और उनका चेहरा भी उनको कुछ परिचित सा लगा और उनको याद नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब को मैंने पहले कहाँ पर देखा है। तब जब डॉक्टर साहब की दादी की आंखों की जांच कर चुके हैं, तब लेखक ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? तब डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तब लेखक ने भी उनसे कहा कि अरे, हम लोग भी तो प्रयागराज के रहने वाले हैं। तब डॉक्टर साहब ने पूछा कि अरे, प्रयागराज में तुम लोग कहाँ पे रहते हो? तब लेखक ने उनको अपना जब परिचय बताया, डॉक्टर साहब ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई, जैसे कि कोई बहुत ही दुखदाई और बड़ी कष्ट वाली बात याद आ गई हो। ऐसा डॉक्टर साहब को देख के लगने लगा। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा, तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? ये तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने पड़ोसी हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तो तुमने अपना नाम क्या बताया? मंटू। प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी अम्मा, बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना।
फिर अगले सप्ताह आज ही के दिन आ जाना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने लेखक से पूछा, ये उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, बस अब तो उसके बाद दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, ये तो बहुत ही माना हुआ डॉक्टर है, और अब तो ये अपनी पहचान का भी निकल आया है, इसे दुष्ट क्यों कह रही हो? दादी ने कहा, भूल गए इलाहाबाद में इसने क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखों में इसने आग के पौधों का दूध डालकर उनकी आंखें फोड़ दी थी। लेखक को याद आया, अरे हाँ, मैं तो सचमुच भूल गया था। दादी ने कहा, तूने ही तो मुझे बताया था कि मंटू ने ये हरकत की है। तब लेखक को याद आया कि इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। लेखक और मंटू साथ साथ अक्सर वहाँ पर खेला करते थे। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत सारे पौधे उगे थे। एक दिन खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। दोनों बच्चे उधर से गुजर रहे थे, बच्चों के स्कूल के मास्टर साहब। उन्होंने बच्चों को डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। आग के पत्तों से निकलने वाला चिपचिपा गाढ़ा सफ़ेद जैसा जो दूध निकलता है, वो अगर आंखों में चला जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जानकारी दोनों बच्चों के लिए एकदम नई थी और विस्मयकारी थी। विस्मयकारी मतलब आश्चर्यजनक। अच्छा, ऐसा भी होता है। ठंड के दिन थे। मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे 3 पिल्लों को जन्म दिया। पिल्ले देखने में बड़े सुंदर थे। लेखक और मंटू यानी कि डॉक्टर साहब जब छोटे थे तब दोनों बच्चे साथ में खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के बाद जब एक दिन स्कूल से आकर खाना खाने के बाद लेखक मंटू के पास खेलने गया, तब देखा कि वो पिल्लों को अपने घुटनों में दबाए हुए है और कुछ कर रहा है पिल्लों के साथ। उनमें से 2 पिल्ले कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे हैं। नज़दीक जाकर जब देखा तो हैरान रह गया। मंटू आग के पत्तों को तोड़ तोड़ कर उनके दूध को पिल्लों की आंखों में डाल रहा है। तब लेखक यानी कि वो जब लेखक छोटे थे, जब वो बच्चे थे, उन्होंने देखा, तब वो चिल्लाए, कहा कि अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ़, पिल्ला तो अंधा हो जाएगा। पर मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने तो उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। तब क्या हुआ बच्चों, उस गाढ़े चिपचिपे दूध की वजह से तीनों बच्चे मतलब पिल्ले कुत्तों के जो बच्चे थे वो अंधे हो गए। और जब मंटू के इस कुकृत्य की मतलब ये जो गंदी हरकत उसने की है, इसकी जानकारी जब लेखक को हुई तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने उनको बहुत डांटा और बहुत बुरा भला भी कहा और उनके पापा यानी वकील साहब से शिकायत करने के लिए भी कहा। तब मंटू ने गिड़गिड़ा कर लेखक से कहा कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और लेखक ने किसी को ये बात बताई भी नहीं। पर उन 3 पिल्लों में से 2 पिल्ले तो कूं कूं करके रात भर चिल्लाते चिल्लाते बेचारे मर गए। और जब केवल एक पिल्ला बचा और सब लोगों ने घर के पूछा कि मैं इस तरह से क्यों रो रहा हूँ, क्यों इतना उदास हूँ, तब लेखक ने अपनी बात पूरी जो पिल्लों के साथ घटना घटी थी उसको अपने घर में बता दिया। तब लेखक को लगा कि 2 पिल्ले तो वैसे ही मर गए हैं,
एक पिल्ला बचा है, यही किसी तरह से बच जाए। तब लेखक ने रोते रोते पूरी बात अपने घर में बता दी और जो एक बचा हुआ पिल्ला था उनकी आंखों का इलाज कराने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने तो उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि मैंने सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक कि दोनों पिल्ले मर नहीं गए। अब क्या हुआ, अब तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने भी जिद पाल ली। पिताजी ने पिल्ले का इलाज भी कराया पर वो अंधा ही रहा। लेखक की माँ और दादी ने उस पिल्ले की बहुत सेवा की। लेखक ने भी बहुत ध्यान रखा। उसकी जान तो बच गई पर वो अंधा ही रहा। और जब एक दिन बड़ा हो गया तब सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। इस घटना को याद कर तो अब बाद में लेखक हैरान रह गया कि बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा आंखों का डॉक्टर बन गया है। और सबसे अधिक हैरानी की बात तो ये थी कि लगभग 35 साल पहले की वो घटना जिसे लेखक करीब करीब भूल चुका था, वो दादी को अभी तक याद थी। और डॉक्टर साहब को भी याद थी। अब तो दादी ने बिल्कुल जिद पकड़ ली कि वो इन डॉक्टर साहब से अपनी आंखों का इलाज नहीं कराएंगी। दादी को बहुत समझाने की कोशिश की गई पर दादी तो टस से मस ना हुई। तब लेखक ने डॉक्टर साहब को ही बता दिया और दादी ने जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी आंखों में डालने के लिए उसको भी लाने के लिए मना कर दिया। तब लेखक ने डॉक्टर साहब को टेलीफोन करके दादी की जिद के बारे में बताया और कहा कि भाई दादी तो बिल्कुल आंखों का इलाज आपसे कराएंगी ही नहीं और आपकी बताई हुई दवा भी नहीं लेंगी। आखिर शाम को जब लेखक ने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया, डॉक्टर साहब ने गंभीर होकर पूरी बात को ध्यान से सुना और कहा कि अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा से बात करूंगा और उनको समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब दादी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि दादी मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। बचपन में जो मैंने पाप किया था और उसके बाद जो आपने मुझे शाप दिया था वो भी मुझे आज तक याद है। आप मुझे जब भी देखती थी हमेशा गुस्सा होने लगती थी और कहती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, एक दिन तेरी भी आंखें इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि दादी अम्मा, मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत से लोगों की आंखों को रोशनी देना चाहता हूँ, जिनमें से 2 आंखें आपकी भी होंगी। डॉक्टर प्रभात की बातों में जाने कौन सा जादू था कि दादी ही नहीं, घर के सभी लोगों की आंखें भर आईं और दादी तो इतनी भाव विह्वल हो गई कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को अपने पास बुला लिया और हृदय से लगा लिया और उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारे आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। और उसके बाद दादी ने लेखक को बुलाकर कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी तो करेगा, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई ले आ। और सुन, मेरी आंखों के लिए जो इसने दवा लिखी है वो भी लेते आना। तो देखा बच्चों आपने, हम जब छोटे होते हैं, आप सभी बच्चे अभी छोटे हैं, अभी इतनी समझ नहीं है, तो हमको इस बात का बच्चों ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम उनको बिल्कुल नष्ट ना करें, उनको बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। हमें तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अगर हम सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं
तब हम उनके लिए अच्छा सोचें, जो हो सकता है अच्छा कार्य करें। क्योंकि जब हम जो बचपन में जो हम गलतियां करते हैं वो बड़े होने तक हमारे साथ रहती हैं। बचपन से ही अगर हम दूसरों पे दया करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये भावना लेकर जब हम बड़े होते हैं तब जीवन पर्यंत ये भावना और मजबूत होती जाती है और हम दूसरों के साथ अपना कल्याण भी करते हैं।